जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कि 1993 में आया था, इसमें जो है एक संशोधन 2006 में जो है इसमें एक बदलाव लाए गए थे, अमेंडमेंट लाए गए थे। उसी अमेंडमेंट में क्या क्या बदलाव किए गए और किस प्रकार से ठीक है मानवाधिकार आयोग को और स्ट्रेंथन ठीक है करने का प्रयास किया गया, इसके बारे में हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स में 11 पॉइंट्स में है 11 बिंदुओं में जो है हम इसे डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? सो हम स्टार्ट करते हैं पहले। और देखो कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम कोई भी नियम कानून को बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, सिंपल सी बात है, उसकी ड्राफ्टिंग से लेके पूरे के पूरे एक कह सकते हैं एक्ट को बनने तक में कई जो है उसमें संशोधन किए जाते हैं। फिर जब वह इम्प्लीमेंट होता है ग्राउंड लेवल पर, जब उसे उतारे जाते हैं, उसका क्रियान्वयन किया जाता है, उसके बाद जब ऑफिसर्स हो गए, जनता हो गया, उसका जो अपना फिर ओपिनियन होता है उस पार्टिकुलर बिल और एक्ट के बारे में, कोई स्कीम और कोई पॉलिसी के बारे में जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, तो सरकार पॉलिसी एक बार निर्माण करती है, फिर उसे जो है इम्प्लीमेंट करती है और उसमें कुछ जो लूप होल्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ कमियां और खामियां होती हैं, फिर उसे सुधारने का प्रयास करती है। तो वो कैसे सुधारा जाता है? वह संवैधानिक या फिर कह सकते हैं कि जो भी बिल और एक्ट है उसमें संशोधन लाने के बाद, ठीक है। तो उसी से संबंधित जब NHRC आया 1993 में, तो उसे जब इम्प्लीमेंट किए गए तो उसमें और जो है कह सकते हैं कि उसे और स्ट्रेंथन करने के लिए, उसे और टिथ प्रोवाइड कराने के लिए जो है एक प्रकार से इसमें 2006 में फिर से इसका संशोधन किया गया, इसमें अमेंडमेंट लाए गए, ठीक है। तो ये फॉलोइंग इशूज से संबंधित है, हम इस तमाम इशूज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन फ्रॉम 5 to 3। जो देखो हमने पहले बात किया था कि सेंट्रल लेवल पे जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होगा और स्टेट लेवल पे डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, उसका भी एक मानवाधिकार आयोग होगा। तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो मेंबर की संख्या थी वह 5 से घटाकर 3 कर दी गई। इज दैट क्लियर? इसके बाद है चेंजिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ SHRC। देखो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर को किस प्रकार से अपॉइंट किए जाना है, ठीक है, उनकी नियुक्ति किस प्रोसीड्यूर्स और उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है, इसे जो है एक प्रकार से एक कह सकते हैं कि इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, इस कह सकते हैं कि पात्रता में आमूल परिवर्तन किए गए, ठीक है। तीसरा पॉइंट में है स्ट्रेंथनिंग द इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी अवेलेबल विद द HRC, ठीक है। ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है, कोई भी मानवाधिकार उल्लंघन को इंक्वायरी करने के लिए उस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में जो है कह सकते हैं कि उसे और जो है स्ट्रेंथन किया गया, उसे और मजबूती प्रदान की गई, ताकि वह सही रूप से अगर कहीं भी मानव अधिकारों का ठीक है उल्लंघन होता है, ठीक है, तो उसका वह जांच कर सके और एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरी अच्छी तरीके से मतलब स्टाफ वगैरह की अवेलेबिलिटी और साथ साथ इतना तो मतलब जितनी उसकी रिक्वायरमेंट हो कोई भी एक इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए वह उसे अवेलेबल कराया जाए, ताकि वह अच्छे तरीके से ठीक है सही तरीके से वह कोई भी एक मानव अधिकार के उल्लंघन के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सके। अदरवाइज आपने आयोग बना दिया, चेयरमैन दे दिया, एक मेंबर दे दिया, बट अपार्ट फ्रॉम दिस पूरे के पूरे 140 करोड़ की आबादी है, यह संभव नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी को एक कह सकते हैं कि दिल्ली में बैठे लोग इसे जो है हैंडल कर सके या इंक्वायरी कर सके। तो डिफरेंट ब्रांचेज में भी स्टाफ्स की आवश्यकता होती है। फिर साथ साथ गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट हैं, स्टाफ है, पुलिस मशीनरी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उससे भी यह सहायता और असिस्टेंस मांग सकते हैं। आगे है एम्पावरिंग कमीशन टू रिकमेंड अवार्ड कंपनसेशन ड्यूरिंग इंक्वायरी। देखो हम लोगों ने जब इनके फंक्शंस के बारे में और इनके वर्किंग, ठीक है, किस प्रकार से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कार्य करती है, किस प्रकार से ये फंक्शन करती है, उसके बारे में जब पढ़ रहा था प्रीवियस वीडियो में, तो हम ये जाना कि ये जो है विक्टिम है, पीड़ित है, जिसके साथ मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उसे जो है इंक्वायरी करने के बाद कंपनसेशन दिलवाती है। कौन? मानवाधिकार आयोग, ठीक है। अगर कोई किसी का कोई भी
लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस होता है या उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन होते हैं, उस परिस्थिति में जो पीड़ित होता है, ठीक है, उसको एक प्रकार से मुआवजा दिलाने का कार्य करती है। तो ये मुआवजा इंक्वायरी के बाद दिलाया जाता था, लेकिन अब जो है ड्यूरिंग इंक्वायरी, मतलब जब इंक्वायरी चल रही होती है उस दौरान भी आयोग के पास ये अधिकार है कि अगर किसी पीड़िता का बहुत अधिक लॉस हुआ है, उस परिस्थिति में उसे कंपनसेशन दिलाने का प्रावधान किया गया है। 5वां में है एम्पावरिंग एनएचआरसी। जो है एनएचआरसी को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को और एम्पावर किया गया है, ठीक है। अंडरटेक विजिट टू जेल विदाउट इंटीमेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को बिना बताए, पहले क्या होता था कि अगर कोई भी जो है नेशनल मानवाधिकार आयोग जो थी वो अगर किसी भी स्टेट के जेल वगैरह में विजिट करती थी ताकि जेल के कंडीशंस को देख सके, वहाँ जो कह सकते हैं कि कैदी वगैरह है उसकी क्या स्थिति है, भोजन पानी रहन सहन के बारे में जो है उसका इंक्वायरी कर सके। तो पहले क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट से और पार्टिकुलर स्टेट डिपार्टमेंट जो पुलिस की डिपार्टमेंट होती थी उससे उन्हें बताकर एक प्रकार से वो जाते थे। लेकिन अब इस 2006 के संशोधन के बाद ये स्टेट गवर्नमेंट को कोई बताने की जरूरत नहीं है, सीधे से आप जा सकते हैं, ठीक है, विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग और इंटीमेटिंग द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब यह डायरेक्ट जाकर उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। आगे है 6, स्ट्रेंथन प्रोसीड्यूर्स फॉर रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ विटनेस। ये देखो, इन्हें रिकॉर्ड करने का, किस चीज को, कोई भी देखो इनका, क्योंकि इनके पास सिविल कोर्ट का अधिकार है, तो कई बार जो होते हैं कि एज अ कोर्ट के प्रोसीड्यूर्स में जो गवाह वगैरह होते हैं, ठीक है, उसे प्रताड़ित ना किया जाए या फिर गवाह के जो बयान है उसे भविष्य में बदला ना जाए, इसलिए उनके बयान को, उनके एविडेंस को, उनके प्रमाण को रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी और कह सकते हैं एक प्रकार से इन्हें जो है उपलब्ध कराई गई, ताकि जो है वह उसे रिकॉर्ड कर सके, विटनेस के एविडेंस को, उसके प्रमाण को। आगे है इनेबलिंग एनएचआरसी ट्रांसफर कंप्लेंट टू एसएचआरसी। देखो, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल इन नेचर है, उस केसेस को यह नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो है ट्रांसफर कर सकता है। एक प्रकार से ट्रांसफरिंग करने का प्रावधान भी इसमें इंक्लूड किया गया, ताकि नेशनल लेवल पे जो ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो इनकी कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो चेयरमैन या मेंबर होते हैं, वो अपने तरीके से कोई भी एक पार्टिकुलर और इंडिविजुअल केस की इंक्वायरी कर सके। आगे है रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। देखो, पहले क्या था कि पूरे के पूरे जो है रेजिग्नेशन वो प्रेसिडेंट को ही मतलब एक प्रकार से दिया जाता था, लेकिन अब इस संशोधन के बाद जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसके मेंबर और चेयरमैन, वह जब रिजाइन करेंगे तो वह अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे, और जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके चेयरमैन और मेंबर अगर रिजाइन करते हैं तो वह रेजिग्नेशन अपने त्यागपत्र जो है वह वहां के गवर्नर को सौंपेंगे, ठीक है। आगे है क्लैरिफिकेशन ऑन एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर इन सिलेक्शन कमिटी नॉट बीटीए डिसीजन। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब इनके मेंबर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं तो उस वक्त एक कमेटी होती है, कमेटी में जो है बहुत मेंबर होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर, ठीक है, फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन, बोथ हाउस, लोकसभा और राज्यसभा के लीडर ऑफ द अपोजिशन, साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। ये लोग जो है का एक कमेटी होता है, और ये कमेटी जो है मिलकर फिर जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर और चेयरमैन की नियुक्ति के नेम का रिकमेंडेशन करती है प्रेसिडेंट से, और फिर उस फलना व्यक्ति को जो है प्रेसिडेंट उन्हें एज अ कह सकते हैं चेयरमैन या जिसके लिए कह सकते हैं कि मेंबर के लिए अगर उनकी नियुक्ति होनी होती है तो राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं। इज दैट क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब है कि यह सिलेक्शन कमेटी में अगर कोई एक मेंबर नहीं है, कोई अगर एब्सेंट है, कोई एब्सेंस है, तो अब जो डिसीजन जितने मेंबर अवेलेबल हैं उतने ही मेंबर मिलकर लेंगे और उस डिसीजन को माना जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। आगे है चेयरपर्सन, ठीक है, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कह सकते हैं कि हम लोगों के पास है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। देखो, हम लोगों ने जब इनके कह सकते हैं कि मेंबर के बारे में पढ़ रहा था तो कुछ ऐसे मेंबर हैं जैसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और नेशनल कमीशन फॉर कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो ये 4 मेंबर जो है हमेशा के लिए फिक्स है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जब आयोग होंगे तो उसमें तो एक कह सकते हैं कि चेयरमैन होंगे,
4 मेंबर होंगे और ये चारों जो है इनका फिक्स है कि ये 4 अलग से उसमें होंगे। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि इन चारों में 2 को फिर बाद में इंक्लूड किया गया, वह 2006 के अमेंडमेंट के जरिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, आगे है इनेबल सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई फ्यूचर इंटरनेशनल कन्वेंशन विच एक्ट इट विल बी एप्लीकेबल। और इस कह सकते हैं संशोधन के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है यह नोटिफाई करना होगा कि कोई भी जब हम इंटरनेशनल, जैसे लेबर लॉ है, ठीक है, या कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस है जैसे, ठीक है, कोई भी कन्वेंशन हो गया, वियना कन्वेंशन हो गया, ठीक है, प्रिजनर ऑफ वॉर से, या कोई भी कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हर एक देश की सरकारें करती है तो भारत सरकार भी करती है, तो वह सरकार को यह बताना होगा कि यह जो हम कन्वेंशन करने जा रहे हैं यह किस कानून से संबंध होगा या फिर किसमें संशोधन लाकर इसे इंक्लूड किया जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें इसलिए है ताकि वह मानवाधिकार आयोग अपनी तरफ से देख सके कहीं कोई या हमारे भारत देश के कोई भी मौलिक अधिकार हो गए या फिर जो भी मानवाधिकार हो गया, मानव का अधिकार हो गया, उसका यह वायलेशन तो नहीं करता। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है एक प्रकार से कह सकते हैं इस जो है इतने संशोधन लाए गए। ठीक है, 1993 में पहला ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन होता है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। उसके बाद 2006 के बाद वही ह्यूमन राइट्स कमीशन में उसमें कुछ परिवर्तन और संशोधन लाए गए, उसे ऑडिट और स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया गया। इज दैट क्लियर? अब हम लोग कह सकते हैं मानवाधिकार आयोग के चैप्टर को यही अब हम फिनिश करते हैं। Is that clear? So that's all. Thank you once again. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.